अगर आप इस वाटरफॉल को देखें, आप देखेंगे पहले सब कुछ फ्लैट है, फिर एज आते ही पानी अचानक नीचे गिरने लगता है। ब्लैक होल का एज भी कुछ ऐसा ही होता है। इवेंट होराइजन पर स्पेस अचानक ही अंदर की तरफ झुक जाता है। ग्रेविटी पानी को एज तक और फिर झरने से नीचे खींच लेती है, वैसे ही जैसे वो स्पेस और टाइम को इवेंट होराइजन से खींचकर ब्लैक होल में डाल देती है। जैसे पानी में मछली रहती है, सब कुछ स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट करता है, जिसमें लाइट भी शामिल है। तो एक लाइट रे जो एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से नीचे गिरती है, फिर कभी वापस बाहर नहीं आती है। बचने का एक ही तरीका है, ग्रेविटी का मुकाबला करना। पानी को झरने से ऊपर आने के लिए या लाइट के ब्लैक होल से बाहर आने के लिए उसे इतना तेज ट्रैवल करना होगा कि वो ग्रेविटी के खिंचाव का मुकाबला कर सके। और ग्रेविटी जितनी ताकतवर होगी, ऑब्जेक्ट को उतना ज्यादा तेज ट्रैवल करना होगा। अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप करने के लिए एक रॉकेट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करना पड़ता है, और जब हमसे कहीं ज्यादा बड़े सन की बात आती है तो एस्केप वेलोसिटी लगभग 618 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। ब्लैक होल्स की ग्रेविटेशनल फील्ड्स उससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो रॉकेट की स्पीड तो छोड़िए, अगर आप लाइट की स्पीड से जाएंगे तो भी कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। प्रोब के अथाह गड्ढे में गिरने से कुछ सेकंड्स पहले ग्रेविटी का खिंचाव और उसकी स्पेस टाइम की डिस्टॉर्शन सारी हदें पार कर देते हैं। प्रोब के अथाह गड्ढे में गिरने से कुछ सेकंड्स पहले ग्रेविटी का खिंचाव और उसकी स्पेस टाइम की डिस्टॉर्शन सारी हदें पार कर देते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक घड़ी है और प्रोब के पास एक घड़ी है, और मैं प्रोब की घड़ी और अपनी घड़ी को देख पा रहा हूं। जैसे जैसे प्रोब इवेंट होराइजन के पास और पास पहुंचेगा, मैं देखूंगा कि प्रोब की घड़ी रुक गई है। इवेंट होराइजन पर टाइम बेसिकली पूरी तरह से रुक जाता है। तो अगर मैं एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर बैठा हूं और आप मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपको फ्रीज हुआ नजर आऊंगा। आपको कभी भी बाहर से कोई चीज इवेंट होराइजन में गिरती हुई नहीं दिखती है, क्योंकि उस चीज को हमारी आंखों से ओझल होने के लिए इस यूनिवर्स की उम्र से भी ज्यादा टाइम लगेगा। ब्लैक होल की बहुत ज्यादा ग्रेविटी स्पेस, टाइम और लाइट को डिस्टॉर्ट करती है। जब आप ब्लैक होल में गिरेंगे, लोग आपको रेड शिफ्ट होते हुए दिखेंगे, आपकी एनर्जी कम होगी और आप में से लाइट निकलती दिखेगी, क्योंकि उसे ब्लैक होल से बाहर आने के लिए उसकी ग्रेविटी का मुकाबला करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि साउंड के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब एक फायर टेंडर हमारी तरफ आता है, साउंड वेव्स कंप्रेस होती हैं, दूर जाता है तो स्ट्रेच होती हैं। साउंड की तरह लाइट भी वेव्स में ट्रेवल करती है, पर लाइट में पिच की जगह कलर बदलता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी से बाहर आते हुए लाइट वेव्स स्ट्रेच होती हैं, एनर्जी कम होती है और वो रेड हो जाती है। इसीलिए ये ब्लैक होल्स हमें साइंस फिक्शन जैसे लगते हैं, पर असली यूनिवर्स साइंस फिक्शन से भी अजीब है। ये दिलचस्प बात है। और एक और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि हमें नहीं पता कि एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में असल में क्या होता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक प्रोब इवेंट होराइजन से बस फिसल जाएगा। तो ये प्रोब अगर वो इवेंट होराइजन से गुजर रहा होगा, तो वहां पर कोई साइन पोस्ट नहीं होगा जिस पर लिखा होगा वेलकम टू द इवेंट होराइजन। उसे कोई फर्क महसूस नहीं होगा। आप इस बाउंड्री से आगे जाते हैं और अचानक पूरे यूनिवर्स से कट जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते हैं, कभी भी नहीं। पर एक नई थियरी के मुताबिक हमारे प्रोब का होल में उतरना आसानी से गिरना नहीं होगा। उसे सबसे खतरनाक कॉस्मिक फायरवॉल का सामना करना होगा। एक कंप्यूटर फायरवॉल एक ऐसा बैरियर है जिसे भेद पाना नामुमकिन है, जबकि ब्लैक होल फायरवॉल लिटरली फायर की एक वॉल है। और इसका मतलब यह है कि इवेंट होराइजन के पास स्पेस नहीं है। वो कोई खाली स्पेस नहीं है जिसमें कुछ सॉफ्ट फोटॉन्स मुश्किल से दिखते हैं, बल्कि वहां पर बहुत सारे और बहुत ज्यादा डेंस फोटॉन्स होते हैं।
ये नई थ्योरी इवेंट होराइजन को दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बना देती है। उसकी इन्फिनिट एनर्जी वाली आग को जो भी छूता है वो भस्म हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि स्पेस में एक जगह है, इवेंट होराइजन है, वो जगह जहां से कुछ बाहर नहीं आ सकता। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि असल में क्या होता है जब आप उसके अंदर जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वहां कुछ खास नहीं होता और कुछ दूसरे सोचते हैं कि वो फायरवॉल आपको जला देती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ये जानने के लिए ब्लैक होल में छलांग लगाते हैं तो आपको तो वो पता चल जाएगा, पर वो आप किसी और को नहीं बता पाएंगे। ब्लैक होल्स के साथ फ्रस्ट्रेटिंग ये है कि क्योंकि उनमें इवेंट होराइजन होता है और हम जानते हैं कि उस जगह से आगे लाइट नहीं निकल सकती, इसलिए बेहद एडवांस टेलीस्कोप्स के साथ भी उन्हें डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। ये जानने के लिए कि सैग ए स्टार के इवेंट होराइजन पे क्या होता है, हमें अर्थ के जितना बड़ा एक टेलीस्कोप चाहिए। ये नामुमकिन लगता है, पर हवाई की मौना केआ ऑब्जर्वेटरी में इस पर पहले ही काम चल रहा है। अगर आप गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल को देखना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़ा टेलीस्कोप चाहिए होगा। हम इतने बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स नहीं बना सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम रेडियो टेलीस्कोप्स यूज करते हैं और उन टेलीस्कोप्स को हजारों किलोमीटर्स की दूरी पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि एक इतना बड़ा टेलीस्कोप क्रिएट हो जाता है जितना बड़ा अर्थ खुद है। और ये है वो रैक जिसमें अल्टीमेटली सब कुछ पहुंचता है और हमारे सारे सिग्नल्स इसमें 8 गीगाबाइट्स पर सेकंड के हिसाब से आते हैं। ये 1 सेकंड में 4 डिजिटल मूवीज के बराबर होता है। अगर हम इसे आपके होम इंटरनेट कनेक्शन से वापस भेजेंगे तो इस डेटा को ट्रांसमिट करने में कई साल लग जाएंगे, तो हमें इसे स्पेशली पैकेज करके अपने इंस्टीट्यूट के सेंट्रल लैब में भेजना पड़ता है, जहां पर इस डेटा को प्रोसेस किया जाता है। यही है वो जगह जहां पर सारी प्रोसेसिंग होती है, जहां पर सब जगहों से डेटा आता है। इस इकट्ठे हुए डेटा से 2 या 3 सालों के अंदर इवेंट होराइजन हमारे सामने आ सकता है। तो एक बार जब इवेंट होराइजन टेलीस्कोप को उसके फाइनल डेटा सेट्स मिल जाएंगे, हमें इस तरह की इमेज मिलने की उम्मीद है। कुछ इस तरह की दिखेगी वो, क्योंकि गैलेक्सी के सेंटर में जो गैसेस हैं वो इमेज को थोड़ा धुंधला कर देती हैं। अगर हम इस स्कैटरिंग को हटा दें तो हम शैडो फीचर को रिकवर कर पाएंगे, और वही है जो हम चाहते हैं। वही मकसद है इस इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का। वो 170 लाख मील डायमीटर वाला एक ब्लैक स्फीयर है। हमारे प्रोब को अथाह गड्ढे में दाखिल होने से कुछ पल पहले ये दिखेगा। अगर इस काले पर्दे के पीछे एक फायरवॉल छिपी है तो हमारा सफर यहीं खत्म हो जाएगा। अगर नहीं तो प्रोब उस पॉइंट से आगे निकल जाएगा जहां से वापस लौटना नामुमकिन है और यूनिवर्स की सबसे वायलेंट जगह में दाखिल हो जाएगा। वहां नई दुनियाएं बनती हैं और पास्ट प्रेजेंट बन जाता है। हमारा प्रोब स्पेस और टाइम के बवंडर से बच के निकला है। अब वो सुपरमैसिव ब्लैक होल के अंदर है और हलचल से भरी उस दुनिया में जा रहा है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। जो भी चीज एक ब्लैक होल में गिरती है गायब हो जाती है, और अगर वो कभी बाहर नहीं आती तो सवाल यह है कि वो जाती कहां है। यहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो स्पेस को लाइट की स्पीड से भी ज्यादा एक्सेलरेट कर देती है। इस स्पीड से ब्लैक होल के सेंटर तक के 80 लाख मील के सफर को पूरा करने में 40 सेकंड से भी कम वक्त लगेगा, अगर प्रोब इतनी देर सलामत रह पाया तो। अब मान लीजिए कि मैं एक ब्लैक होल में गिर रहा हूँ। ग्रेविटी की ताकत अलग होगी अगर मेरे पैर पहले अंदर जाएंगे, क्योंकि वहां पर स्पेस टाइम का एक्सट्रीम कर्वेचर है और इस वजह से मेरे पैरों पर ज्यादा पुल होगा और मैं खिंच जाऊंगा और एक नूडल या स्पेगेटी की तरह लंबा हो जाऊंगा। इसलिए हम इसे कहते हैं स्पेगेटिफिकेशन।
स्पेगेटिफिकेशन सच में होती है। हमने उसे देखा था जब सन 1994 में जुपिटर की ग्रेविटी ने कॉमेट शूमेकर लीवी 9 को स्पेगेटिफाई करके उसके टुकड़ों की एक चेन बना दी थी।